अच्छा, तो पाकिस्तान में ना ऐसा लगता है जैसे दो अलग अलग दुनियाएं एक साथ चल रही हैं। एक वो दुनिया है जो हमें नजर आती है, बड़ी जगमगाती हुई, बड़ी शानदार। और फिर एक दूसरी दुनिया भी है जो बंद दरवाजों के पीछे कहीं छुपी हुई है। तो चलें आज इन दोनों पर ही बात करते हैं। तो देखें, कहानी की शुरुआत होती है एक बड़ी सी शादी से। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ अपने नवासे की मेहंदी पर आए और जो भी उन्हें देख रहा था एकदम हैरान रह गया। सब यही कह रहे थे कि भाई ये तो अपनी उम्र से कोई 10-20 साल छोटे लग रहे हैं। अब ये तो हुई एक दिखने वाली बात है ना, लेकिन असल में यहीं से एक बहुत गहरी कहानी का दरवाज़ा खुलता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले उसी शादी की अवामी तस्वीर पर बात करेंगे। फिर एक ऐसी रिपोर्ट की छिपी हुई सच्चाइयों को खोजेंगे जो मुद्दतों से दबी हुई थी। इसके बाद खैबर पख्तूनख्वा चलेंगे जहां तारीख खुद को दोहराती महसूस होती है। मुल्क के माशी बहरान पर भी एक नज़र डालेंगे और आखिर में जो सियासी बेचैनी बढ़ रही है उसका जायजा लेंगे। चलें शुरू करते हैं पहले हिस्से से, एक शादी की अवामी तस्वीर। और ये कि कैसे अवामी शख्सियात एक बिल्कुल ही बदली हुई तस्वीर पेश करती हैं। तो बात हो रही थी नवाज शरीफ की। मीडिया में तो अक्सर उनकी सेहत के हवाले से तशवीश वाली खबरें आती रहती हैं, लेकिन उस शादी में वो एकदम तरोताज़ा और जवान नजर आए। और सिर्फ वही नहीं, मरियम औरंगजेब को देखें, वो तो इतनी बदली हुई थीं कि लोग पहचान ही नहीं पा रहे थे। मतलब ये जो ज़ाहिरी तब्दीलियां थी ना, ये अपने आप में एक अलग ही कहानी सुना रही। तो ठीक है, ये सब तो थी बाहर की चमक दमक, लेकिन असल सवाल तो ये है कि जब चेहरे और हुलिये बदल जाते हैं तो क्या अंदर की छुपी हुई हकीकतें भी बदलती हैं या वो वैसी की वैसी ही रहती हैं? और इसी सवाल का जवाब हमें सीधा ले जाता है एक बहुत पुरानी छुपी हुई रिपोर्ट की तरफ। जी हां, बात हो रही है तवील अरसे से दबाई गई हमीद-उर-रहमान कमीशन रिपोर्ट की। ये कोई ऐसी वैसी रिपोर्ट नहीं थी। ज़राए बताते हैं कि ये इतनी खुफिया दस्तावेज थी कि एक साबिक वजीर आज़म के घर में एक आईने के पीछे छुपाई गई मिली थी। बस इसी बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसके अंदर के इंकिशाफात कितने तहलका खेज होंगे। इस रिपोर्ट के अंदर एक कोड फ्रेज मिलता है, उसे बांग्लादेश भेज दो। अब सुनने में तो ये एक आम सा जुमला लगता है ना, लेकिन गवाही के मुताबिक ये असल में मावराए अदालत कत्ल का एक खुफिया हुक्म था। ये अल्फाज नहीं थे, ये मौत का परवाना था। और ये सिर्फ एक जुमले की बात नहीं थी। रिपोर्ट बताती है कि मावराए अदालत कत्ल तो एक आम सी बात बन गई थी। अफसरान ने खुद बंगाली शहरियों को अगवा करने का एतराफ़ किया। स्वीप ऑपरेशंस के नाम पर बेगुनाह लोगों को मारा गया। और यही वो तर्ज अमल था जिसने फौज और अवाम के दरमियान एतमाद की दीवार को हमेशा के लिए गिरा दिया। अब जरा आदादो शुमार की तरफ आएं तो सूरत हाल और भी भयानक हो जाती है। गवाही के मुताबिक सिर्फ कुमेला छावनी में 27 और 28 मार्च 1971 को 17 बंगाली अफसरान को कत्ल किया गया। 17 जिंदगियां एक ही जगह पर। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। उन 17 अफसरान के साथ साथ 915 बंगाली जवान भी मारे गए। ये तादाद ये इस कत्ले आम की वुसअत को हमारे सामने लाकर खड़ा कर देती है। तो ये तो थी तारीख, माजी का एक बहुत ही तारीख बाब। लेकिन सवाल ये है कि क्या तारीख खुद को दोहरा रही है? अब हम आते हैं सीधा खैबर पख्तूनख्वा, जहां माजी की यही गूंज आज भी साफ सुनाई दे रही है। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला का मौक़िफ़ बहुत ही वाज़ेह है। वो कहते हैं, उन्होंने हमेशा बंद कमरों में फैसले किए और हम पर मुसल्लत किए। ये ऑपरेशन बंदूक के जोर और बदमाशी से हो रहा है। ये अल्फाज सिर्फ एक सियासी बयान नहीं है, बल्कि गहरी मायूसी और मज़ाहमत का खुला इजहार है। तो वज़ीर आला का मौक़िफ़ है क्या? पहली बात, वो इस नए फौजी ऑपरेशन की खुल्लम-खुल्ला मुखालफत कर रहे हैं। दूसरी बात, उनका कहना है कि भाई पहले ही 23 बड़े और 14,000 छोटे ऑपरेशन हो चुके हैं और सब नाकाम रहे। तीसरी बात, वो समझते हैं कि ये सब उन पर सियासी दबाव डालने के लिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने ताकतवरों को ललकारा है। और आखिर में उन्होंने अज़्म किया हुआ है कि वो बंद कमरों में फैसले करने वालों को बेनकाब करके रहेंगे। तो देखें, एक तरफ ये सियासी और तारीखी कशमकश चल रही है और दूसरी तरफ है मुल्क का माशी बहरान। और यहाँ भी हमें दो बिल्कुल अलग अलग कहानियाँ सुनाई देती हैं। एक है सरकारी बयानिए की और दूसरी है ज़मीनी हकीकत की। सरकारी तौर पर एक फील्ड मार्शल साहब का बयान आता है कि फ़ैसला हमने ये करना है कि हमने कितना ऊंचा उड़ना है। सुनने में तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब हम ज़मीन पर देखते हैं ना, तो तस्वीर कुछ और ही नज़र आती है। कैसी ऊंची उड़ान? हकीकत तो ये है कि कारोबार ठप हो रहे हैं और सारा सरमाया दुबई भाग रहा है। पावर सेक्टर में इस्लाहात के दावे हैं, लेकिन 4000 मेगावाट का शॉर्टफॉल है और लोड शेडिंग का कोई हल नहीं। खुशहाली की बात होती है,
मगर अवाम बेचारे 100 रुपए की गैस सिलेंडर में भरवाने पर मजबूर हैं। और कर्जों का ये हाल है कि 1996 का $450 मिलियन का कर्जा आज तक वापस नहीं किया जा सका। और ये सिर्फ आम आदमी या रिपोर्ट्स की बात नहीं रही, अब तो खुद कौमी तवानाई रेगुलेटर यानी नेपरा ने हाथ खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कह दिया है कि पावर सेक्टर नाकाम हो चुका है और उसकी निजकारी के सिवा कोई चारा नहीं है। ये तो एक तरह से नाकामी का सरकारी एतराफ है। तो जब तारीख का बोझ इतना भारी हो, मईशत का ये हाल हो, तो जाहिर है इसका असर सियासत पर तो पड़ना ही था। तो अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से की तरफ, बढ़ती हुई सियासी बेचैनी। और ये बेचैनी अब हर तरफ नजर आ रही है। कहीं सियासी रहनुमाओं को सड़कों पर सफर करने के लिए कश्तियों का सहारा लेना पड़ रहा है, कहीं पीटीआई की क़यादत को मुजाहिरों पर खामोशी की वजह से ऑनलाइन शदीद तनकीद का सामना है। लोग सोशल मीडिया पर अपने ही लीडरों को मुफाहमतज़दा और बुज़दिल कह रहे हैं। ज़राए तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर क़यादत ने कुछ न किया तो इमरान खान की 2027 से पहले रिहाई नामुमकिन है। इस पूरे मंजरनामे को शायद महमूद खान अचकज़ई के एक जुमले से बेहतर कोई चीज़ बयान नहीं कर सकती। वो कहते हैं, आप कैमरा ईजाद कर सकते हैं, आप जहाज़ ईजाद कर सकते हैं, लेकिन आप लीडर ईजाद नहीं कर सकते। तो आखिर में हम कहाँ आकर खड़े होते हैं? एक तरफ शादियों की चमक दमक और ऊंची उड़ान के दावे हैं, और दूसरी तरफ हुमूदुर रहमान कमीशन जैसी तारीख की तल्ख हकीकतें। एक नाकाम मईशत और अवाम की बढ़ती हुई बेचैनी है। जब ये दो पाकिस्तान, एक ज़ाहिरी और एक हकीकी, आपस में टकराते हैं तो सवाल ये पैदा होता है कि आगे का रास्ता क्या है।